नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने प्रेस वार्ता में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को किसानों के बारे में बोलने का कोई हक नहीं है। उनके शासनकाल में न तो किसान ना तो समय से बुआई कर पाते थे और न ही उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की सुविधा मिलती थी। उस दौर में कर्ज में डूबे 86 लाख किसानों के 36,000 करोड़ रुपए योगी सरकार को माफ करने पड़े। अगर सपा सरकार इतनी ही किसान हितैषी थी तो किसानों को आत्महत्या क्यों करनी पड़ी। कृषि मंत्री ने साफ कहा है कि प्रदेश में खाद और यूरिया की कोई कमी नहीं है। दिक्कत केवल जमाखोरी, कालाबाजारी और तस्करी करने वाले तत्व पैदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि अब तक 1196 फुट का विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए जा चुके हैं। वर्ष 2023-24 में 132,86,000 हेक्टेयर के भीतर रबी का आच्छादन हुआ था। उसकी तुलना में लगभग 4 लाख हेक्टेयर में अब की बार अधिक रबी की खेती बढ़ाई जाएगी। इस वर्ष हम लोगों ने 10 लाख कुंटल अनुदानित बीज की व्यवस्था कर रहे हैं और पूरे प्रदेश में रबी के फसलों के लिए गेहूं, जौ, मक्का, चना, मटर, मसूर, तूरिया, राई, सरसों, अलसी, इन सबको मिला करके 10 लाख क्विंटल राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों से हम उन्हें आधारी और प्रमाणित बीज उपलब्ध कराएंगे और शेष जो है वो 47 लाख जो है वो निजी सेक्टर से और अन्य संस्थाओं से उसका आपूर्ति की जाएगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही के द्वारा उत्तर प्रदेश में हो रही खाद की किल्लत को लेकर बड़ी कार्रवाई की गई है। अलग अलग जनपदों के 3 कृषि अधिकारियों के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। बता दें आपको, बहराइच जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है और इस बड़ी कार्रवाई के बाद बहराइच के अधिकारी कालाबाजारी के खिलाफ कार्रवाई करने में जुट गए हैं। बहराइच के जिला कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने बताया कि किसानों को जरूरत के अनुसार खाद वितरण किया जा रहा है। हालांकि समितियों पर हो रही भारी भीड़ और कालाबाजारी को लेकर कृषि अधिकारी सूबेदार यादव ने बताया है कि अब तक 3 मुकदमे दर्ज करवाकर 5 लोगों को जेल भेजा गया है, जबकि 12 लाइसेंस निरस्त एवं 26 लाइसेंस निलंबित किए जा चुके हैं। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि लगातार भारत नेपाल सीमा पर खाद को लेकर हो रही अव्यवस्था को एवं कालाबाजारी जो है उसकी जानकारी मिलने पर तत्काल प्रभाव से बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जैसे ही खाद आ रही, इस समय हम लोग गोदाम में ना भरकर डायरेक्ट हम रैक पॉइंट से रिटेलर पर और समितियों पर डेली भिजवाया जा रहा है। डेली शाम को हम और एआर कोऑपरेटिव दोनों लोग बैठते हैं। जहां जिस समिति का स्टॉक 5 मीट्रिक टन से कम होता है, तत्काल दूसरे दिन वहां खाद पहुंचाई जा रही है और आगे इसमें कमी नहीं आने दी जाएगी। इसमें देखा गया कि कई जगहों पर बड़ी बड़ी लाइनें देखने को मिल रही हैं, तो ये वजह क्या हो सकती कि जैसे इसमें है जो मैक्सिमम हम लोग इस समय सप्लाई जो जनपद का आ रहा है 75% हम लोग समितियों पर ही कर रहे हैं। तो समितियों पर ज़्यादा होने की वजह से समितियों पर थोड़ा भीड़ लग रही है, लेकिन इसको मैनेज कर लिया गया पूरा और खाद की सप्लाई रेगुलर की जा रही है। संभवतः अगले 1-2 दिवस में इसका भीड़ कम हो जाएगा। फतेहगढ़ निरीक्षण भवन पहुंचे फर्रुखाबाद सदर से भाजपा विधायक और सभापति मेजर सुनील दत्त त्रिवेदी ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने लगभग सभी विभागों में नई कर योजना लागू की है, जिसकी शुरुआत बजट सेशन से हो गई थी। और बता दें कि कृषि के क्षेत्र में हम लोग परंपरागत फसलों पर ज्यादा ध्यान आकर्षित करते थे, जिसमें गेहूं, धान आदि है। योगी सरकार ने पहली बार विदित फसलों की योग्यता पर बोल दिया है और उन्होंने बताया है कि फसलों के मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में ही नहीं विश्व में नंबर 1 पर है। दुग्ध उत्पादन में विश्व पर हम नंबर, आपको बता दें कि आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ आम के उत्पादन में भी हम भारतवर्ष में नंबर 1 पर हैं और साथ ही अब हमारे किसान परंपरागत खेती के साथ ही प्रैक्टिकल में भी अड़चन आती है, उसको दूर करने के लिए
योगी सरकार ने फसल की बैराठी पर भी जोर दिया है, जिसकी पिछले बजट से शुरुआत हो गई है। कृषि क्षेत्र में किसानों के सामने बीज को लेकर भी बड़ी किल्लत आती थी, जिसके लिए 250 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था, जिसके तहत कृषि विभाग द्वारा बीज पार्क का निर्माण लखनऊ में किया जा रहा है। फसलों में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में ही नहीं नंबर 1 है, बल्कि विश्व में नंबर 1 आ रहा है। जैसे दुग्ध उत्पादन में हम विश्व में नंबर 1 हैं, जैसे आम में हम भारतवर्ष में नंबर 1 हैं। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। तो अब जो परंपरागत खेती हमारे किसान करते थे, गेहूं तो उगाते थे, चावल उगाते थे, वो तो उगाए ही, लेकिन जो कृषि में उनको प्रैक्टिकल अड़चनें आती थी, उसको दूर करने के लिए माननीय योगी जी की सरकार ने वैरायटी ऑफ जो फसल की वैरायटी है उस पर जोर देना शुरू किया। ये पिछले बजट से प्रारंभ हुआ। नंबर 1 वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के गुरुवार सुबह लखनऊ में आयोजित दरबार जनता दरबार चौंकाने वाली घटना वहां पर सामने आई है। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र के रहने वाले 65 वर्षीय रिटायर्ड फौजी सतबीर गुर्जर ने जनता दरबार में मौजूद लोगों को बताया कि उन्होंने जहरीला पदार्थ खा लिया और इस घटना ने वहां मौजूद लोगों को और साथ ही साथ अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। सतबीर को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा और जहां पर उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सूत्रों के अनुसार सतबीर गुर्जर सुबह सुबह लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों और अधिकारियों को बताया कि उन्होंने अपनी समस्या को लेकर निराशा में जहरीला पदार्थ खा लिया। उनकी बात सुनते ही वहां मौजूद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और उन्हें मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार सतबीर ने लोनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि लोनी विधायक से उन्हें जान से मारने का खतरा है और ऐसे में इतना ही नहीं, सतबीर ने विधायक पर करोड़ों की वसूली का भी आरोप लगाया है। उसने बताया कि लोनी विधायक के उत्पीड़न से परेशान होकर उसने ये कदम उठाया है। और अब खबर हापुड़ से है, जहां पर जिलाधिकारी अभिषेक पांडे के निर्देशन पर अपर जिला अधिकारी संदीप सिंह, सदर एसडीएम इला प्रकाश, सदर सीओ जितेंद्र शर्मा और स्थानीय पुलिस ने छापेमारी की है। बता दें आपको कि सभी ने एक साथ एक ढाबे पर देर रात छापेमारी कर सरकारी खाद्यान्न में पानी मिला रही 6 ट्रक ड्राइवर को मौके से पकड़ लिया है। गेहूं से लदे 8 ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है और पुलिस प्रशासन की टीम को मौके पर देखकर पानी मिला रही कुछ ड्राइवर और कालाबाजारी करने वाले मौके से फरार हो गए। बताया भी जा रहा है कि एफसीआई हापुड़ से गेहूं से लदे ट्रक गाजियाबाद के लिए निकले थे और जो कि मोदी नगर रोड स्थित एक ढाबे पर खड़े हुए और साथ ही उनके अंदर से कालाबाजारी के लिए गेहूं निकाला जा रहा था और ट्रक में वजन पूरा करने के लिए बारी बारी से पानी मिलाया जाना था। एडीएम संदीप कुमार ने बताया कि 2 ट्रकों के में पानी की बोरियों और गेहूं की बोरियों के ऊपर पानी डाला गया और बताया ये भी जा रहा है कि सभी ट्रकों को कब्जे में ले लिया गया है और जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई आगे की जाएगी। हमीरपुर जिले के मोदहा विकासखंड के कोहेटा के प्राथमिक विद्यालय में बीते 15 अगस्त को विद्यालय प्रबंधन की लापरवाही से एक आवारा कुत्ता स्कूल के स्टोर रूम में घुस गया और ऐसे में कुत्ते को देख बिना ही कक्ष का दरवाजा भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद कई दिनों का लगातार अवकाश होने के कारण कक्ष में फंसे कुत्ते की मौत हो गई। बता दें कि विद्यालय खोला गया तो इसकी जानकारी हुई और बावजूद भी इसके लापरवाही की हद पार करते हुए विद्यालय प्रबंधन द्वारा दुर्गंध दे रहे मृत कुत्ते के शव को नहीं फेंकवाया गया। बता दें आपको कि आज कुछ लोगों ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। वीडियो वायरल होने के बाद मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में आने पर कुत्ते के शव को कक्ष से हटवाया गया और बाहर फेंकवाया गया। पूरे मामले पर शिक्षा विभाग और विद्यालय के अध्यापकों की किरकिरी होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने विद्यालय स्टाफ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और पूरे मामले पर स्पष्टीकरण भी मांगा है। एक विद्यालय हमारा कुनेटा में विकासखंड मोदहा में, तो उसमें 15 अगस्त के दिन शायद एक कुत्ता मतलब कमरे के अंदर बंद हो गया था लापरवाही की वजह से, तो वो मृत पाया गया। तो उसको जब सूचना मिली तो तत्काल उसको हटवा दिया गया है
और इसके साथ साथ सभी के स्पष्टीकरण मांगे गया है। जो हमारे शिक्षक स्टाफ हैं बाकी हैं, स्पष्टीकरण प्राप्त होती कार्रवाई की जाएगी और खंड शिक्षा अधिकारी से भी इसकी जांच आख्या मांगी गई। इस तरह के मामले सामने ना आए दोबारा, इसके लिए क्या? इसके लिए सभी को चिन्हीकरण करके या सभी को निर्देशित भी किया गया है कि एक बार जब भी आप विद्यालय बंद करें, कक्षा कक्ष बंद करें, विद्यालय में जब ताला लगे तो एक बार देख लें कि कोई वहाँ पर इस तरह की चीजें तो नहीं, कुत्ते तो नहीं है। बच्चों की भी सुरक्षा की दृष्टि से ये सुनिश्चित किया जाए। वहीं आगरा के भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें आपको कि समारोह में कुल 117 पदक प्रतिभागियों को प्रदान किए गए। इसमें 100 स्वर्ण पदक और 17 रजत पदक शामिल रहे। इस बार भी छात्राओं ने पदक तालिका में बाजी मारी है। कुल 76 पदक छात्राओं ने अपने नाम किए हैं, जबकि छात्रों के हिस्से में केवल 41 पदक आए हैं। दीक्षांत समारोह का सबसे बड़ा आकर्षण रहे एसएन मेडिकल कॉलेज के छात्र शिखर सिंह, जिन्होंने एक साथ 11 पदक हासिल किए और सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। इसमें 10 स्वर्ण और 1 रजत पदक शामिल है। उन्हें समारोह का गोल्डन मैन भी घोषित किया गया है। नमस्कार, मेरा नाम शिखर सिंह, मैं सरोजनी नायडू मेडिकल कॉलेज का छात्र हूँ और मुझे 91 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 91 दीक्षांत समारोह में 10 स्वर्ण पदक और 1 रजत, कुल मिलाकर 11 पदक उपलब्ध हुए हैं और ये पदक मुझे माननीय गवर्नर मैडम द्वारा दिए गए हैं और मैं अपने अध्यापकों का, प्रधानाचार्य जी का और अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग और प्रेरणा की वजह से आज मैं। वहीं आगरा में बढ़ते साइबर अपराध को लेकर अब आगरा पुलिस अलर्ट जोन में आ गई है। बता दें कि पुलिस अब पोर्टल के जरिए ऐसे साइबर अपराधियों को चिन्हित कर रही है जो दूसरे लोगों की आईडी पर लिए हुए नंबर से साइबर अपराध करते थे और जिनके बाद ही अब इन साइबर अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। डीसीपी सोनम कुमार ने बताया है कि लगातार साइबर अपराध की रोकथाम को लेकर चौकी प्रभारियों को और इंस्पेक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। ट्रेनिंग के जरिए बताया गया है कि जिन मोबाइल नंबर से साइबर अपराध हुआ है, पहले उसको चेक किया जा सके। आखिर फर्जी तरीके से तो साइबर अपराधियों ने किसी दूसरे व्यक्ति की आईडी से नंबर नहीं खरीदा हो। पोर्टल के जरिए आगरा पुलिस इस पर काम कर रही है और साथ ही प्रतिबिंब पोर्टल पर भी सभी डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। साइबर क्राइम के जो पोर्टल्स हैं और जितने भी एनसीआरपी पोर्टल 1930 पर लोग कॉल करते हैं, cybercrime.gov.in पे भी कंप्लेंट करते हैं, तो इन सबकी ट्रेनिंग हम लोग सभी चौकी प्रभारियों को भी दे रहे हैं और भविष्य में चौकी प्रभारियों की तैनाती भी साइट ट्रेन मॉड्यूल करने के बाद ही होगी। इसको लेकर के अभी हमने सारे चौकी प्रभारियों की जो सिटी जोन में सभी चौकी प्रभारी हैं उनकी मीटिंग कर रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं और उनका साइट ट्रेन को उनके ट्रेनिंग मॉड्यूल को भी बनाया जा रहा है। इस साइबर क्राइम पे हम सबका फोकस है। सिटी में जितने भी साइबर क्राइम्स पिछले कुछ सालों में हुए हैं, उन सबकी समीक्षा भी की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में सदैव तत्पर, ये नारा आज सच बनकर सामने आया। थाना गंगानगर क्षेत्र के कसेरू बक्सर में एक युवक ने कमरा बंद कर फांसी लगा ली। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम महज 2 मिनट में मौके पर पहुंच गई, लेकिन जो हुआ उसके बाद उसने पूरे प्रदेश पुलिस का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। सिपाही सिद्धांत तोमर ने कमरे का लोहे का गेट तोड़कर अंदर जाने की कोशिश की और गेट तोड़ भी दिया, लेकिन लोहे का गेट तो नहीं टूट पाया। लेकिन लोहे की गेट के साथ एक मोटी दीवार थी, उसे तोड़कर युवक को बाहर निकाला गया। फिर उसे बचाने के लिए CPR लेकर सांसें लौटाई गई। मौत के आगोश में युवक पहुंच ही चुका था, लेकिन पुलिस जवान की हिम्मत और तत्परता से फिर जिंदगी की डोर थाम ली गई। फिलहाल उसकी हालत नाजुक बनी हुई है और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। यह बता दें आपको, सोरखा क्षेत्र में अवैध कॉलोनीनाइजरों की गतिविधियों पर बुलडोजर चला दिया गया है। इस दौरान SDM सहित पुलिस विभाग के बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे और पूरी कार्रवाई की निगरानी करते रहे। साथ ही आपको बता दें कि डूब क्षेत्र में लंबे समय से कॉलोनाइजरों द्वारा अवैध कॉलोनी काटने और भोले भाले लोगों को कम दाम
पर प्लॉट का लालच देकर ठगने का खेल चल रहा था। कहीं ज़मीन का मालिकाना हक ही नहीं था तो कहीं केवल नक्शे और दिखावटी प्लॉट के जरिए लोगों को सपने बेचे जा रहे थे। इस धोखाधड़ी से परेशान स्थानीय लोगों में कॉलोनीनाइजरों के खिलाफ भारी आक्रोश था और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने साफ किया है कि डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार का निर्माण पूरी तरह से अवैध है। इसके बावजूद नियमों की अनदेखी कर लगातार निर्माण किया जा रहा था। कार्रवाई के दौरान कई अवैध ढांचे तोड़े गए और बाकी पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। और अब बात करते हैं श्रावस्ती की। श्रावस्ती जनपद मुख्यालय भिनगा में आज प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। बता दें कि पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने दर्जन भर से ज्यादा दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और 8 बुलडोजर और एक पॉकलैंड मशीन लगाकर सभी दुकानों और मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी। कार्रवाई को लेकर लोगों में खौफ और हड़कंप मच गया है। कई दुकानदारों ने प्रशासन की सख्ती देखते हुए देर रात ही अपनी दुकानें और मकान खाली कर दिए थे। वहीं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया है कि कई बार अतिक्रमण हटाने के लिए सभी को नोटिस जारी किया जा चुका है, लेकिन किसी ने भी अपना अवैध कब्जा नहीं हटाया। 85 मीटर के अंदर 20 से ज्यादा दुकानें और मकानों की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। वहीं जिनके मकान ध्वस्त हो रहे हैं उन्हें आशियाना योजना के तहत मकान भी उपलब्ध कराए जाएंगे। मुरादाबाद पुलिस ने अवैध ट्रैक्टर गिरोह का पर्दाफाश किया है। ट्रैक्टर को चोरी छिपे अवैध तरीके से दूसरे राज्यों से लाई जा रहा था और फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धड़ल्ले से बेचा जा रहा था। जो असम से ट्रैक्टर मंगाकर उनकी पहचान बदलकर बेचते थे। पुलिस ने अवैध कारोबार करने और साथ ही वाहन माफियाओं के खिलाफ अभियान चलाया। और बता दें कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सिंह ढाबा कस्बा पाकबड़ा के पास छापेमारी की। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अजीबोगरीब मामला सामने आया है और इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जो आबकारी विभाग में जनपद के जिम्मेदारों की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े कर रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से बेखौफ होकर किराना दुकान से अवैध शराब की बिक्री की जा रही है, जैसे ये किराना दुकान नहीं बल्कि शराब का ठेका। अवैध शराब की बिक्री का वायरल वीडियो फिलहाल चर्चा का विषय बना हुआ है। थाना जैत पुलिस और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में मंगलवार देर रात 25,000 रुपए का इनामी व गोवध के मुकदमे में वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार रात करीब 9:50 का पूरा मामला है, जहां पर NH-19 पर प्रकाश ढाबे के पास मुकदमा यानी कि सुदामा विहार के पीछे पुलिस और सर्विलांस की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को धर दबोचा। वह पैर में गोली लगने से घायल हो गया था और पुलिस ने घायल आरोपी को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी में प्रॉपर्टी डीलर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। प्रॉपर्टी डीलर अपने साइट पर जा रहा था, तभी 3 नकाबपोश बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर का पीछा कर उसे गोली मार दी। गोली लगते ही प्रॉपर्टी डीलर गिर पड़ा। उसके बाद बदमाशों ने 2 राउंड की फायरिंग भी की। वारदात के बाद बदमाश वहां से रिंग रोड की तरफ भाग गए। बदमाशों के जाने के बाद आसपास के लोग पहुंचे और वहां जाकर देखा तो उसकी मौत हो चुकी थी। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर डीसीपी वरुण जोन, प्रमोद कुमार समेत कई पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और फॉरेंसिक टीम जांच के लिए बुलाई गई। देखिए, एक घटना घटित हुई है सुबह लगभग 9 बजे के आसपास की घटना है। इसमें महेंद्र गौतम नाम के व्यक्ति हैं, जिनकी उम्र लगभग 42-43 के आसपास है। ये मुख्यतः जो कॉलोनी है और कॉलोनाइज़र का वहाँ पे काम करते थे आसपास सिंहपुर और अरिहंत नगर क्षेत्र में। सुबह जब ये अपने घर से जा रहे थे एक प्लॉट पे, तो वहाँ पे पीछे से
3 व्यक्ति एक बाइक पे आए थे और उनको पीछे से ही जब वहाँ पे ब्रेकर पे रुके तो गोली मारी है, जिसपे उनकी जो है जब हॉस्पिटल ले गए वहाँ मृत्यु हो गई। अभी हम लोगों ने बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवारजनों से जो तहरीर प्राप्त करी गई है उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया है। हमारी लगभग 5 टीमें बना दी गई हैं, एसओजी की टीमें हैं, थाने की टीमें हैं और पूरे जोन की टीमें हैं, इस पर लगी हुई हैं। कैमरे देखे जा रहे हैं, जल्द से जल्द इस घटना का हम लोग खुलासा करें। वहीं पिछले 3 दिनों से मथुरा शहर और देहात क्षेत्र में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। यमुना नदी के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी के चलते शहर से लेकर यमुना किनारे बसे करीब 1 दर्जन गांव में पानी भर गया है। विश्राम घाट मंदिर तक पानी पहुंच जाने से प्रशासन ने नाविकों को गहरे पानी में न जाने की चेतावनी दी है। घाट किनारे चेतावनी बोर्ड भी लगाए गए हैं। फिलहाल यमुना नदी खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हथनीकुंज बैराज और ताजेवाला बांध से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण जो हालात हैं बिगड़े हुए हैं। वहीं गोकुल बैराज से 2 गेट खोलकर पानी आगरा की ओर डिस्चार्ज किया जा रहा है। बता दें आपको कि जिलाधिकारी मथुरा चंद्र प्रकाश ने बताया है कि 5 दिन पहले ताजेवाला बांध से छोड़ा गया 1,04,000 क्यूसेक पानी पीक इस समय मथुरा में पहुंच चुका है। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।